अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये एक आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पिछले दिनों IAS 10 पढ़ा था, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, याद है? तो ये IAS 10 के अंदर ही एक डिविडेंड का इशू पढ़ाया था, उसका एक प्रैक्टिकल एरिया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें भी थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी, लेकिन यहाँ जरा एक सुकून से आप एक बार क्विज की फॉर्म में प्रॉपर कर लें, ताकि ये अगर एग्जाम में आता तो है वैसे ही है, तो आप लोग फौरन से इसको आंसर कर सकें। देखिए, आप लोग को याद होगा कि एक होता था ऑर्डिनरी डिविडेंड का डिक्लेयर होना और एक होता था प्रपोज्ड होना। सुकून से सुने, एक था डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड और एक था डिविडेंड प्रपोज्ड। कान खोल के सुन लें। प्रपोज्ड की कोई हकीकत नहीं है, असल है डिक्लेयर। असल क्या है? डिक्लेयर। असल डिक्लेयर है, सही है। उसूल ये सिखाया था कि अगर अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने से पहले पहले डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, अगर ईयर एंड से पहले पहले डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, जरा स्क्रीन पे देखें, अगर ईयर एंड से पहले पहले डिक्लेयर हो गया तो इसी साल उसकी एंट्री बनेगी, रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, सही है। लेकिन अगर ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हुआ है, ईयर एंड के बाद डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तो फिर वो गुजरे हुए साल के लिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। गुजरे हुए साल के लिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और लास्ट ईयर सिर्फ इसका डिस्क्लोजर बनेगा, एंट्री नहीं बनेगी। एंट्री नहीं बनेगी, सही है। और प्रपोज की तो कोई हकीकत ही नहीं है। अगर ईयर एंड से पहले डिविडेंड प्रपोज हो गया तो कोई एंट्री नहीं है। फिर सुन लो, डिक्लेयर होना ही असल चीज है। असल चीज है डिविडेंड डिक्लेयर होना। प्रपोज्ड होने की कोई शरई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। अगर कभी यूं लिखा हुआ है कि ईयर एंड से पहले डिविडेंड प्रपोज हुआ है, नथिंग, कुछ भी नहीं करना आप, ठीक है। हाँ, ईयर एंड से पहले डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, अकाउंटिंग पीरियड एंड होने से पहले डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, तो फिर वो उसी साल का डिविडेंड गिना जाएगा, उसी साल का डिविडेंड गिना जाएगा जिस साल में डिक्लेयर हुआ है, सही है। लेकिन अगर ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हुआ है तो फिर वो अगले साल का डिविडेंड माना जाएगा, ओके। याद रखना, मैं भी प्रैक्टिकली समझा भी देता हूँ। अच्छा, एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। एक और वर्ड होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। ये क्या होता है? कई बार अकाउंटिंग पीरियड के बीच में ही कंपनी इतना कमा लेती है, आधे साल में, एक क्वार्टर में इतना कमा लेती है कि कंपनी ईयर के मिड में भी डिविडेंड देती है। कंपनी ईयर के मिड में भी डिविडेंड देती है, तो ऐसे डिविडेंड को हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, जो ईयर एंड से पहले पहले दे दिया जाए, यानी इसी साल के ड्यूरिंग द ईयर आपको दे दिया जाए, राइट। तो इसमें इसमें तो कोई मसला ही नहीं होता, क्योंकि ये डिक्लेयर भी ईयर के मिड में होता है और उसी 5-10 दिन में पे हो जाता है। ईयर के मिड में ही डिक्लेयर हुआ और ईयर के मिड में ही पे हो गया, तो इसका तो ईयर एंड से कोई लिंक ही नहीं होता, ये साल के बीच में इसका काम हो जाता है। तो जिस साल का इंटरिम डिविडेंड होगा उसी साल बुक करेंगे, जिस साल का इंटरिम डिविडेंड होगा ये उसी साल बुक करेंगे, उसी साल बुक करेंगे। हाँ जी। अब यहाँ देखें, मैं एक सवाल बनाता हूँ आपके सामने और हम फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बना देता हूँ आपके सामने, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। देखें, आपके पास अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने से पहले पहले यहाँ पिछले साल के एंड पे कुछ डिविडेंड डिक्लेयर हुए हैं 300 रुपए के, सही है। फिर यही वाले डिविडेंड पे कब हुए हैं? ये वाले डिविडेंड पे हुए हैं February 19 में, पेड हुए हैं। ये पेड हुए हैं February 19 में, सही। अब फिर इसी साल एक इंटरिम डिविडेंड यहाँ फर्स्ट ऑफ एक इंटरिम डिविडेंड पे हुआ है 1000 रुपए का, सही है। फिर यहाँ ईयर एंड से पहले पहले डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, फिर यहाँ ईयर एंड से पहले पहले फाइनल डिविडेंड, इसको फाइनल डिविडेंड बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 500 रुपए का, सही है। और यही वाला डिविडेंड फिर पे हुआ है यहाँ, ये पे हुआ है यहाँ मार्च में, मार्च 2020 में। चलो, यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब देख लें, आपके सामने स्क्रीन पे सब कुछ है। अकाउंटिंग पीरियड की पहले मैं दीवारें ज़रा कलर चेंज कर दूं, देखो ये है, यहाँ से 1 जनवरी 19 से लेकर December 19 तक का अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है। एग्जामिनर की पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो आपका बीच वाला साल है इसकी सोशी में क्या किया जाएगा? इसकी सोशी में, सोशी याद है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एंड इक्विटी। सोशी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एंड इक्विटी। सुनो,
तो सोशी में मेरी तरफ देखें, सोशी का इस तरह का, सोशी में कॉलम होता था रिटेन अर्निंग का, अगर आप लोगों को याद हो तो सोशी के अंदर रिटेन अर्निंग का एक कॉलम होता था, उसमें आप क्यों लिखते थे, देखो ओपनिंग रिटेन अर्निंग लिखते थे, ऐड हो जाता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेस हो जाते थे ऑर्डिनरी डिविडेंड, लेस हो जाते थे क्या, ऑर्डिनरी डिविडेंड, तो आपके पास फिर आ जाती थी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग, आपके पास फिर आ जाता था क्लोजिंग रिटेन अर्निंग, सही है, आपके पास आ जाता था क्लोजिंग रिटेन अर्निंग। अब देखो एग्जामिनर का सवाल क्या है, एग्जामिनर कह रहा है ये जो अकाउंटिंग पीरियड है ना, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19, देख लो 1 जनवरी 19 से लेके 31 दिसंबर 19 तक का जो अकाउंटिंग पीरियड है उसकी सोची में यहाँ कितने डिविडेंड लेस होंगे, यहाँ कितने डिविडेंड लेस होंगे, अब सुने, कान खोल के सुने भाई, ये वाला जो 300 का डिविडेंड है, ये वाला जो 300 का डिविडेंड है, ये पिछले साल ही डिक्लेयर हो गया है, ये वाला 300 वाला डिविडेंड लास्ट ईयर डिक्लेयर हो गया है, लास्ट ईयर के एंड होने से पहले पहले डिक्लेयर हो गया है, तो ये पिछले साल ही इसकी एंट्री बन गई होगी, इसकी एंट्री पिछले साल ही यहाँ बन गई होगी, देखो यहाँ पिछले साल रिटेन्ड अर्निंग डेबिट 300 और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट 300, ये लास्ट ईयर ही एंट्री बन गई होगी, तो जब ये लास्ट ईयर एंट्री बनी होगी, ये 300 की एंट्री जब लास्ट ईयर बनी होगी तो लास्ट ईयर की सोशी में पोस्ट हो गई होगी, ये 300 की एंट्री जब लास्ट ईयर बनी होगी तो ये लास्ट ईयर की सोशी में ही पोस्ट हो गई होगी, लास्ट ईयर की सोशी में ही ये पोस्ट हो गई होगी, ओके, तो ये इस साल नहीं आएगी, ये हमारे करंट ईयर में नहीं आएगी, पिछले साल की ये ट्रीट हो जाएगी, पिछले साल ही रिटेन अर्निंग डेबिट हो गई है, पिछले साल ही रिटेन अर्निंग डेबिट हो गई, सही है। अब आ जाओ, इस साल हमारा, इस साल जो हमारा करंट ईयर है उसमें एक इंटरिम डिविडेंड है, करंट ईयर में इंटरिम डिविडेंड है, हाँ इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो ईयर के मिड में ही डिक्लेयर भी हो जाता है और ईयर के मिड में पे ही हो जाता है, ईयर के मिड में डिक्लेयर हो जाता है और ईयर के मिड में ही पे हो जाता है, तो हाँ इसकी एंट्री तो इसी साल बनी होगी, तो ये तो हमारा आराम से, ये तो हमारा आराम से सोशी में जाएगा, ये तो इसी, इंटरिम डिविडेंड तो जिस साल के लिए लिखा हो उसी साल का होता है, इंटरिम डिविडेंड जिस साल के लिए लिखा हो उसी साल का होता है, सही है, तो जिस साल के लिए उसी साल आपने बुक कर लिया। अब यहाँ है, अच्छा इंटरिम डिविडेंड ईयर के बीच में ही डिक्लेयर भी हो और पेड भी हो जाता है, ये उसी वक्त पे भी हो जाता है, तो अब देखो इंटरिम डिविडेंड ईयर एंड पे उधार नहीं है, इंटरिम डिविडेंड ईयर एंड पे उधार नहीं है, उधार। अब आ जाओ फाइनल डिविडेंड, ये जो फाइनल डिविडेंड है ये ईयर एंड से पहले डिक्लेयर हो गया ना 500 रुपए का, ईयर एंड से पहले डिक्लेयर हो चुका है, डिक्लेयर, तो जो डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है ईयर एंड से पहले तो उसकी एंट्री यही बन गई होगी, देखो उसकी एंट्री यही बन गई होगी, रिटेन अर्निंग डेबिट 500 और डिविडेंड पेबल क्रेडिट 500, सही है, तो अब जब ये ईयर एंड से पहले पहले डिक्लेयर हुआ है, सोचो ईयर एंड से पहले पहले डिक्लेयर हुआ है तो वो भी हमारे ही साल का है ना, तो भाई ये 500 रुपए भी इस साल की सोशी में जाएंगे, तो देखें हमारे जो ये साल है, हमारा जो साल है, साल को देख लें, हमारा जो साल है 1 जनवरी 19 से लेकर दिसंबर 19, उसकी सोशी में 1500 के डिविडेंड जाएंगे, हमारा जो साल है उसकी सोशी में, उसकी सोशी में 1500 के डिविडेंड जाएंगे, हमारा जो साल है उसकी सोशी में 1500 के डिविडेंड जाएंगे। एक दूसरा सवाल, बच्चे ने कहा बताओ ईयर एंड की, ये एग्जामिनर ये पूछता है, बताओ ईयर एंड पे एसओएफपी में कितनी लायबिलिटी जाएगी, ईयर एंड की एसओएफपी में कितनी लायबिलिटी जाएगी, ईयर एंड की एसओएफपी में कितनी लायबिलिटी जाएगी, मेरी बात सुने, देखिए बेटा ये फरवरी 19 वाला डिविडेंड भी पे हो चुका है, फरवरी 19 वाला डिविडेंड भी ईयर एंड से पहले पे हो चुका है, इंटरिम डिविडेंड हमेशा ईयर के मिड में ही पे हो जाता है, इंटरिम डिविडेंड हमेशा ईयर के मिड में ही पे हो जाता है, तो इंटरिम भी पे हो गया है, तो अब जरा दिमाग से सोचो ईयर एंड पर, ईयर एंड से पहले पहले 31 दिसंबर 19 से पहले पहले कितना डिक्लेयर हुआ है, 500, 31 दिसंबर 19 से पहले पहले 500 डिक्लेयर हुआ है, लेकिन वो ईयर एंड तक पे नहीं हुआ, 31 दिसंबर 19 से पहले पहले 500 डिक्लेयर हुआ है लेकिन वो ईयर एंड तक पे नहीं हुआ, तो ईयर एंड पर जो लायबिलिटी आ रही होगी ना डिविडेंड पेएबल की, ईयर एंड पर जो लायबिलिटी आ रही होगी वो 500 आ रही होगी, ईयर एंड पर लायबिलिटी आ रही होगी 500 की, 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 19 को 500 की लायबिलिटी आ रही होगी, 31 दिसंबर 19 को 500 की लायबिलिटी आ रही होगी। हाँ, एक और रिक्वायरमेंट बताएं, एग्जामिनर ये भी पूछता है कभी कभार, इस वाले साल की एसओसीएफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में कितने डिविडेंड्स पेड आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में कितना डिविडेंड पेड आएगा बताओ, मैं यहीं सामने तुम्हारे खड़ा हूं, तुम मुझे जरा चैट बॉक्स में बताओ, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, तुमने कैश फ्लो पढ़ी हुई है, एसओसीएफ में कितने डिविडेंड आएंगे, एक बच्चे का सवाल जवाब सही आ गया है, सही है, गुड गुड, और बताओ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एक्चुअल कैश पेड बताओ कितना होगा, एक्चुअल कैश पेड, वेरी गुड 1300, वेरी गुड जबरदस्त, क्यों,
भाई इस बार एक पेमेंट तो ये हुई है, ये देखो एक 300 की पेमेंट ये हुई है और एक 1000 रुपए की पेमेंट ये हुई है। एक 300 रुपए की पेमेंट ये हुई है और एक 1000 रुपए की पेमेंट ये हुई है, लेकिन ये 500 वाली पेमेंट ईयर एंड से पहले पहले नहीं हुई। 500 वाली पेमेंट ईयर एंड से पहले पहले नहीं हुई, तो एसओसीएफ में 1300 का डिविडेंड पेड आएगा। एसओसीएफ में 1300 का डिविडेंड पेड आ जाएगा। एसओसीएफ में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 1300 का डिविडेंड पेड आ जाएगा। लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए, देखें। चलो लिख लिया। कॉपी जरूर कीजिएगा, कॉपी जरूर कीजिएगा, नोट्स अपने पूरे बनाना। अच्छा मेरा आप सबसे एक क्विज है, आप सबसे एक क्विज है। बताओ, सुनो मेरा डायलॉग सुनो। एसओसीआई में कितने डिविडेंड जाएंगे? एसओसीआई में, एसओसीआई में इस पूरी कहानी से रिलेटेड कितना जाएगा? एसओसीआई में, एसओसीआई स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या जाएगा? इस पूरी स्टोरी से रिलेटेड एसओसीआई में कितना जाएगा? नथिंग, वेरी गुड, सही जवाब, नथिंग। एसओसीआई में जीरो जाएगा। ऑर्डिनरी डिविडेंड एसओसीआई में नहीं जाते, सोशी में जाते हैं। एसओसीआई में कुछ भी नहीं जाएगा, वेरी गुड। एसओसीआई में कुछ भी नहीं जाएगा, ख्याल करना। देखो इस तरह के एमसीक्यू आते हैं, पूरे 4 स्टेटमेंट्स के नाम लिखता है, बोलते हैं कहाँ क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ जाएंगी, क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ जाएंगी, तो यू नीड टू टेल, यू नीड टू टेल, ओके। हाँ, एसओसीआई में जो ओसीआई वाला एरिया होता है उसमें रिवैल्यूएशन गेन्स और लॉसेस जाते हैं, सही है, एक बच्चे ने बताया, सही है, गुड। चलो कर लिया। ओसीआई में सिर्फ रिवैल्यूएशन गेन्स जाते हैं। कर लिया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं लिख रहा हूँ, नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
देख लीजिए, यहाँ देखें भाई, फुल पिक्चर सामने आपके। आपका अकाउंटिंग पीरियड ये रहा, आपका अकाउंटिंग पीरियड यहाँ से शुरू हो रहा है 1 जनवरी 19 से लेकर दिसंबर 19 तक, सही है यार। पिछले साल के एंड पे, पिछले साल के एंड पे कुछ डिविडेंड प्रपोज हुए थे, पिछले साल के एंड पे वो कुछ डिविडेंड प्रपोज हुए थे, सुने। और फिर इस साल डिक्लेयर हुआ और इसी साल पे हुआ, देखें हमारे कमिंग ईयर में डिक्लेयर हुआ और पे हुआ, ठीक है। फिर इस साल एक इंटरिम डिविडेंड आया 1200 रुपए का, और फिर ईयर एंड से पहले पहले फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो गया 700 रुपए का। ईयर एंड से पहले पहले फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 700 का, और वो अगले साल पे हुआ है, अगले साल पे हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चारों स्टेटमेंट्स के बारे में बताएं। एसओसीआई में कितना जाएगा, सोशी में कितना जाएगा, एसओसीएफ में कितना जाएगा, और एसओएफपी में कितना जाएगा। चारों स्टेटमेंट्स के बारे में बताएं, वही सारी चीजें, वही सारी चीजें। चलें स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, कॉपी करें क्वेश्चन और सॉल्व करें, कॉपी करें और सॉल्व करें, स्टार्ट। गुड, गुड। एक बच्चे ने जवाब दे दिए, आप लोग सब सब अपने अपने जवाब दें। चलें स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, जवाब दें। गुड, सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ देखें भाई, सीधी सी बात है, पहले मैं आपके सामने ये सोशी, सोशी में रिटेन अर्निंग का कॉलम होता है, याद है। ओपनिंग रिटेन अर्निंग, पैट, और फिर ऑर्डिनरी डिविडेंड लेस होता था, याद है। अब सुनो बेटा, इस साल क्या हुआ, पिछले साल के एंड से पहले पहले, पिछले साल के एंड से पहले पहले सिर्फ डिविडेंड प्रपोज हुआ था। पिछले साल के एंड से पहले पहले सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड प्रपोज हुआ था, प्रपोज की कोई हकीकत नहीं है, तो ये लास्ट ईयर का डिविडेंड नहीं था। हाँ, इस साल डिक्लेयर हुआ है तो इसी साल का डिविडेंड है। तो बेटा इसी से ये वाला पहला पहला, ये पहला डिविडेंड इसी साल की सोशी में जाएगा। सबसे पहले ये वाला 400 जाएगा, ठीक है। फिर इंटरिम डिविडेंड हमेशा उसी साल का होता है, तो 1200 भी जाएगा। फिर ये वाला जो फाइनल डिविडेंड है, ये ईयर एंड से पहले डिक्लेयर हो गया है। ये वाला फाइनल डिविडेंड बेटा सीख लें, ये कहानी आ सकती है। फाइनल डिविडेंड ईयर एंड से पहले डिक्लेयर हो गया है, तो ईयर एंड से पहले इसकी एंट्री बन गई होगी। ईयर एंड से पहले इसकी एंट्री बनेगी, रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेबल क्रेडिट 700, रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेबल क्रेडिट 700, पक्का। तो देखें जब रिटेन अर्निंग डेबिट हो रही है, ये भी यहाँ आ जाएगा। तो बताओ टोटल आपका सोशी में जाएगा 2300, टोटल सोशी में जाएगा 2300, पक्का। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि ईयर एंड पर जो एसओएफपी है, ईयर एंड पर जो एसओएफपी में, उसमें कितनी लायबिलिटी जाएगी, जरा गिनते हैं। चलो बेटा देखें, ये वाला भी पे हो चुका है, ये वाला जो मार्च 19 में पुराना डिविडेंड तो पे हो चुका है, तो इसकी लायबिलिटी कुछ भी नहीं होगी। इंटरिम डिविडेंड का उसूल होता है कि इंटरिम डिविडेंड हमेशा ईयर के मिड में ही डिक्लेयर होकर ईयर के मिड में ही पे हो जाता है, ईयर के मिड में ही डिक्लेयर होकर ईयर के मिड में ही पे हो जाता है। तो ये भी ईयर एंड पे अनपेड नहीं है, ये भी ईयर एंड पे अनपेड नहीं है, ओके। अब
लेकिन जो फाइनल डिविडेंड है वो ईयर एंड से पहले डिक्लेयर हुआ है और पे ईयर एंड के बाद हुआ है। ईयर एंड से पहले डिक्लेयर हुआ है और पे ईयर एंड के बाद हुआ है, तो ईयर एंड पर उसकी लायबिलिटी, आपके पास एक लायबिलिटी ईयर एंड पर आ रही होगी 700 रुपए की। ईयर एंड पर 700 रुपए की लायबिलिटी आ रही होगी एसओएफपी में, सही है। अच्छा, देन उसके बाद एसओसीएफ में कितना जाएगा? एसओसीएफ में कितना जाएगा? एसओ इसमें 700 गया, इसमें 2300 गया। एसओसीएफ में कितना जाएगा? एसओसीएफ मींस कैश फ्लो में जो एक्चुअल पेमेंट जाएगी, पेड सिर्फ पेड देखो भाई, एक पेड ये हुआ है, एक 1200 पे हुआ है, एक 400 पे हुआ है, एक 1200 पे हुआ है, लेकिन 700 इस साल के एंड होने से पहले पहले पे नहीं हुआ। 700 मेरे बच्चों इस साल के एंड होने से पहले पहले पे नहीं हुआ, वो अगले साल पे होगा। वो अगले साल पे होगा, तो इस साल पे सिर्फ कितना हुआ है? 12, 12 और 4 1600, ठीक है। और एसओसीआई का ऑर्डिनरी डिविडेंड से कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें जीरो जाएगा। एसओसीआई का ऑर्डिनरी डिविडेंड से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसमें जीरो जाएगा। कर लिया, बोलो। कर लिया। चलो एक और सवाल, एक और चलो। चलो बेटा, अकाउंटिंग पीरियड आपके सामने। पिछले साल के एंड होने से पहले पहले ये ईयर एंड है, पिछले साल के एंड होने से पहले पहले 800 डिक्लेयर हुआ, वो इस साल पे हुआ। फिर ये इंटरिम डिविडेंड हुआ, और ईयर एंड से पहले इस बार ईयर एंड से पहले पहले सिर्फ डिविडेंड प्रपोज हुआ है 700 का। ईयर एंड से पहले पहले डिविडेंड प्रपोज हुआ है 700 का। कॉपी करें और सारी चीजें करके दें।
हाँ भाई, हो गया। क्या होगा? देखो बेटा, ये तो लास्ट ईयर डिक्लेयर हुआ है, लास्ट ईयर का ही है, ये लास्ट ईयर की सोशी में जाएगा, लास्ट ईयर की सोशी में जाएगा, इस साल नहीं जाएगा। ठीक है। इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में ही डिक्लेयर हुआ है, ये जाएगा सिर्फ सोशी में, सोशी में हमारे पास सिर्फ ये जाएगा 1300। ठीक है। बच्चे ने कहा सर ये फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड इस बार ईयर एंड से पहले पहले सिर्फ प्रपोज हुआ है, प्रपोज, डिक्लेयर नहीं हुआ, तो ये भी सोशी में नहीं जाएगा, तो इस बार सोशी का आंसर सिर्फ 1300 है। सोशी का आंसर सिर्फ 1300 है, 1300 है, 1300 है। एसओसीआई में तो वैसे ही कुछ नहीं जाता, बेवकूफ बनाने के लिए लिखा हुआ है जीरो। अच्छा, एसओसीएफ में जाते हैं एक्चुअल पेड, एक्चुअल पेड, एक ये पे हुआ है, एक ये पे हुआ है 800, और बेटा एक पे हुआ है आपके पास ये 1300, 8 और 13 2100। ठीक है। और फाइनली जो ईयर एंड पे एसओएफपी बनेगी ना, उसमें भी कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। क्यों बेटा? फरवरी 19 में ये भी पे हो गया है, इंटरिम डिविडेंड भी पे हो गया है, ये दोनों ईयर एंड से पहले पे हो गए हैं, ये दोनों ईयर एंड से पहले क्या हो गए बोलो? पे हो गए हैं। और अगर मैं ईयर एंड पे खड़ा हूं, अगर मैं ईयर एंड पे खड़ा हूं, इधर देखें, तो ये ईयर एंड से पहले पहले, ईयर एंड से पहले पहले ये 800-700 रुपए का सिर्फ प्रपोज हुआ है, प्रपोज की कोई हकीकत नहीं है, इसकी कोई एंट्री नहीं बनी होगी, तो ईयर एंड पे कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, तो एसओएफपी में जीरो लाइबिलिटी जाएगी। ठीक है। ये आंसर्स हैं, कुछ बच्चों ने कर भी लिया था, कुछ बच्चों ने कर भी लिया था। यस, पिछले साल की एसओएफपी में 800 की लाइबिलिटी होगी, एक बच्चे ने पूछा, जी बिल्कुल सही है, सही सही सोचा आपने, थैंक यू। कर लिया भाई, कर लिया, बोलो। चलें। अब बेटा मैंने वैसे आप लोगों को एक लेक्चर सेंड कर दिया था, आप लोगों ने सुन लिया है वो लेक्चर, सब वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का, लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मैं जरा तफसील से पढ़ाना चाहता हूँ, और वो जरा नया कॉन्सेप्ट भी है, और F3 में कभी कभार बच्चों का ये फीडबैक है कि वो आ जाता है। ठीक है, तो उसको सीख लो एक बार तरीके से। मैं लिखता हूँ, पहले आप भी लिखें, फिर इंशाल्लाह उस पर डिस्कशन करते हैं। आइए।
कर लिया? चलिए मैं बात शुरू कर रहा हूं। देखिए इस टॉपिक का नाम है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मैं थोड़ी सी एक तमहीद बांध के बात करूंगा ताकि आप लोग सीखें। 2009 गालिबन था या 2010, इन दोनों में से एक साल था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, आई कैप के, हमारे बुजुर्ग थे, अब तो उनका इंतकाल हो गया लास्ट 2-3 साल पहले। आईएफआरएस के बड़े काबिल ट्रेनर थे और इवन उनको आई कैप यूज करता था। आई कैप अपने ऑफिशियल ट्रेनिंग जो आईएफआरएस की होती थी ना दुनिया भर में, उसमें भेजता था उनको। तो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो कभी कभार मैं उनको बुलाता था। तो एक बार मैंने उनको अपने पार्ट 2 की क्लासेस में, F7 की क्लास में बुलाया था। ये एज अ गेस्ट स्पीकर उनको बुलाया था, ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म पढ़ाने। तो बड़ा अच्छा स्टाइल था उनका। तो उन्होंने आके
पहले तो इस नाम को यूं तोड़ा, इस नाम को देखो, 3 नाम है ना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, उसके नीचे एक के लिख, सब्सटेंस के नीचे लिखा कमर्शियल व्यू, ओवर का मतलब गालिब, फॉर्म का मतलब लीगल फॉर्म। ठीक है, इसको नाम को इस तरह तोड़ दिया। फिर बच्चों से सवालात शुरू किए, बच्चों से सवालात शुरू किए, सामने देखें, इधर देखें, बच्चों से क्वेश्चन स्टार्ट किए, हर बच्चे को उठाते थे और एक एक सवाल पूछते थे। वो बोलते थे, बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी। अब मैं भी बैठा था क्लास में, मैं भी हैरान, यार ये क्या चल रहा है, हॉर्स एंड डोंकी का फर्क पूछा जा रहा है। अब बच्चे अपना अपना जवाब दे रहे थे, जवाब जवाब जवाब। फिर उन्होंने बात को समझाया, उन्होंने कहा देखो गौर करो, इधर देखें, उन्होंने कहा गौर करो, अगर गौर करो तो हॉर्स और डोंकी में फर्क तो है, बहुत बड़ा फर्क है भाई, कहाँ हॉर्स और कहाँ डोंकी। तो बोला फर्क तो है, लेकिन यार अगर आप गौर करें तो कुछ हद तक सिमिलैरिटी भी है। तो अकाउंटेंट्स क्या हरकत करते थे बताऊं, एक ट्रांजैक्शन जो हकीकत में डोंकी होती थी, एक ट्रांजैक्शन जो हकीकत में क्या होती थी, डोंकी, उसको मेकअप करके, हेयर कटिंग करके, तैयार करके दुनिया के सामने हॉर्स दिखा देते थे। ट्रांजैक्शन हकीकत में डोंकी होती थी, लेकिन उसकी कटिंग करके, हेयर कटिंग करके, थोड़ा मेकअप शेकअप करके उसको दुनिया के सामने क्या दिखा देते थे, हॉर्स डिक्लेयर कर देते थे। तो बेटा ये कितना बड़ा जुल्म है, ट्रांजैक्शन हकीकत में डोंकी है, रिपोर्ट हो रही है हॉर्स, रिपोर्ट क्या हो रही है, हॉर्स रिपोर्ट हो रही है। तो अब ये कॉन्सेप्ट फिर स्टैंडर्ड बोर्ड ले आया। स्टैंडर्ड बोर्ड ने कहा, क्या कहा कि आज के बाद अगर किसी ने ड्रामेबाजी करके चीजों की असलियत को छेड़ना शुरू किया, चीजों की जो असलियत है, जो उसकी रूह है, उसको चेंज करके गलत रिपोर्टिंग की, तो ये कॉन्सेप्ट बीच में आ जाएगा। और ये क्या कहता है, सब्सटेंस, ये देखो इसका नाम पढ़ो, सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब कमर्शियल व्यू, सब्सटेंस का मतलब क्या है, कमर्शियल व्यू का मतलब उस ट्रांजैक्शन का सच, उस ट्रांजैक्शन का सच, उस ट्रांजैक्शन की इनसाइट, रियलिटी। ओवर का मतलब गालिब, गालिब, ओवर का मतलब गालिब आ जाएगी। फॉर्म यानी लीगल फॉर्म, यानी आपने ट्रांजैक्शन को डिजाइन करके, लीगली डिजाइन करके उसकी असलियत से लोगों को महरूम करने की कोशिश की, तो ये कॉन्सेप्ट बीच में आएगा। और ये कॉन्सेप्ट कहता है कि मैं असलियत रिपोर्ट करूंगा, ट्रांजैक्शन का सच रिपोर्ट करूंगा, ट्रांजैक्शन का सच रिपोर्ट करूंगा, ट्रांजैक्शन का सच मैं रिपोर्ट करूंगा, ट्रांजैक्शन का सच मैं रिपोर्ट करूंगा। तो टॉपिक का नाम क्या हुआ, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। और देखो ये इसकी स्टेटमेंट है, ये इसकी स्टेटमेंट है, देखो बीच में, दिस कॉन्सेप्ट सेज, जागे प्लीज, this concept says whenever there is a clash between legality and economic reality of a transaction, whenever there is a clash between legality and economic reality of a transaction, economic reality will prevail। ट्रांजैक्शन की सच्चाई, ट्रांजैक्शन की असलियत रिपोर्ट होगी, ट्रांजैक्शन की असलियत और सच रिपोर्ट होगा। सही है। तो दुनिया में ऐसी बहुत फेक रिपोर्टिंग हुई, बहुत झूठी अकाउंटिंग हुई, लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया, तब जाके बिल आखिर ये कॉन्सेप्ट आया। अब बच्चे ने कहा हम लोग तो छोटे बच्चे हैं, मैंने कहा मुझे पता है, F3 से छोटा लेवल, तो इस लेवल पे इसकी कोई एग्जांपल बनती है, हाँ इस लेवल पे भी इसकी एक एग्जांपल होती है। वैसे वो एग्जांपल भी हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं उस एग्जांपल के जरिए कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, उस एग्जांपल के जरिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। आइए देखें, एक वर्ड होता है मार्केट में यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं लीज, आप लोगों ने भी सुना होगा। आप अपने लेवल पे समझ लें, लीज का मतलब रेंटल एग्रीमेंट, लीज का मतलब रेंटल एग्रीमेंट, सही, आप यूं समझ लें। अच्छा, लीज में दो लोग होते हैं, एक होता है लेसर, एक होता है लेसी, एक होता है लेसर और एक होता है लेसी, एक होता है लेसर और एक होता है लेसी। सुने, लेसर वो होता है, लेसर वो होता है जो लीज पे एसेट दे रहा होता है, यानी लीज पे देने वाला। और लेसी वो होता है जो लीज पे एसेट ले रहा होता है। लेसर वो होता है जो लीज पे एसेट दे रहा होता है, और लेसी वो होता है जो लीज पे एसेट ले रहा होता है। ठीक है, ये दो किरदार हैं। अब प्रैक्टिकली मार्केट में ये दो लीज मशहूर हैं, एक होती है ऑपरेटिंग लीज और एक होती है फाइनेंस लीज। एक होती है ऑपरेटिंग लीज और एक होती है फाइनेंस लीज। आराम से सुने, ऑपरेटिंग लीज नॉर्मली शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, सुकून से सुने। जैसे हमारे घर, हमारी जो मेन कार थी उसका एक्सीडेंट हो गया, हमारे घर में एक ही गाड़ी थी उसका एक्सीडेंट हो गया, तो जब तक वो गाड़ी रिपेयर होने गई हुई थी तो हमने रेंट अ कार पे कुछ दिनों के लिए गाड़ी निकलवा ली। सही है, तो ये जो रेंट अ कार पे हम गाड़ी निकालते हैं ये ऑपरेटिंग लीज है। सेकंड एग्जांपल, यार हमारे घर में एक ही गाड़ी थी, लेकिन फॉरेन कंट्री से कुछ गेस्ट आ गए, तो अब जब गेस्ट आ गए तो उनको भी गाड़ी की जरूरत है, तो हमने फिर रेंट अ कार पे एक गाड़ी ली, हमने फिर रेंट अ कार पे एक गाड़ी ली, रेंट अ कार पे एक गाड़ी ली, और फिर उन गेस्ट को एंटरटेन कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिसालों में जो मैंने कार ली थी ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ली थी। ठीक है,
तो आपको पता है रेंट अ कार पे जब हम गाड़ी लेते हैं तो जब बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लेते हैं तो हम उस गाड़ी को कभी भी अपना समझ के नहीं चलाते। रेंट अ कार पे ली गई कार को कभी भी अपनी गाड़ी समझ के नहीं चलाते, बल्कि अक्सर नौजवान लड़के एक्सेलेरेटर पे पैर रख के सो जाते हैं। जब रेंट अ कार वाली गाड़ी कुछ ही दिनों में अपने हाथ से चली जाएगी, दूसरे की गाड़ी है, तो लोग उसका बिल्कुल ख्याल नहीं करते, चाहे खड्डे आए, कुछ भी आए, भगाते हैं और ऐसी-तैसी कर देते हैं उसकी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन इसके बरक्स आंखें खोलो, इसके बरक्स मार्केट में एक और लीज भी होती है। इसके बरक्स मार्केट में एक और लीज भी होती है। इसके बरक्स मार्केट में एक और लीज भी होती है। सुनिए, एक और लीज भी होती है और उसको बोलते हैं फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज क्या होती है? सुकून से सुने, आप सबने सुनी हुई हो सकता है क्लास में किसी बच्चे ने इस पे गाड़ी भी ली हुई हो। फाइनेंस लीज का मतलब आप बैंकिंग चैनल के थ्रू गाड़ी लेना। बैंकिंग चैनल के थ्रू आप बैंक के पास गए और आपने बैंक को बोला मुझे फलां गाड़ी चाहिए, तो बैंक पहले आपकी स्क्रीनिंग करेगी कि आप वाकई शरीफ आदमी हो और फिर आपको एक नई गाड़ी दिलवा देगी, टोयोटा या होंडा की नई गाड़ी दिलवा के आपको लोन पे गाड़ी दिलवा देगी, समझ लो, सही है। तो आपने कुछ डाउन पेमेंट करनी होगी और फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप बैंक को किस्तें पे करते रहोगे, 5 साल या 7 साल तक पे करते रहोगे और 5 साल या 7 साल बाद वो गाड़ी आपके नाम पे होगी। राइट नाउ वो गाड़ी आपके नाम पे नहीं होगी। लेकिन ये जो दूसरी मिसाल मैंने दी है, ये जो सेकंड एग्जांपल मैंने दी है, दिस एग्जांपल इज बेसिकली फाइनेंस लीज। दिस एग्जांपल इज बेसिकली फाइनेंस लीज, जो कि नॉर्मली मेजर लाइफ के लिए होती है या कंप्लीट लाइफ के लिए होती है। नॉर्मली मेजर लाइफ या कंप्लीट लाइफ के लिए होती है, कंप्लीट लाइफ के लिए होती है। तो बेटा मेरे बच्चों याद रखना, एक होगी ऑपरेटिंग लीज जो कि शॉर्ट लीज भी कहलाती है, ऑपरेटिंग लीज इज शॉर्ट लीज, और दूसरी होती है फाइनेंस लीज, ठीक है। असल जो मुझे समझाना है वो आपको फाइनेंस लीज यहाँ समझाना है। अब इधर देखें क्या लिखा हुआ है, इन फाइनेंस लीज, क्या लिखा हुआ है, इन फाइनेंस लीज सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ दैट एसेट ट्रांसफर टू लेसी। देखें ये अंग्रेजी नजर आनी चाहिए आपको। इन, सब देख लें, इन फाइनेंस लीज significant risk and reward of that asset has been transferred to lessee, transferred to lessee। risk and reward मेजर lessee बेयर करता है। बच्चे ने कहा मिसाल दें, मैंने कहा मिसाल देता हूं, सब यहां देखें। लेट अस से आज मैंने एक ऑल्टो वीएक्सआर, आज मैंने एक ऑल्टो वीएक्सआर फाइनेंस लीज पे निकलवाई, लोन पे निकलवाई, सही है। इस ऑल्टो वीएक्सआर की कंट्रोल प्राइस थी 15 लाख। इस ऑल्टो वीएक्सआर की कंट्रोल प्राइस थी 15 लाख। सुनना और से सुनना, ऐसे नहीं सुनना भाई। इस ऑल्टो वीएक्सआर की कंट्रोल प्राइस थी 15 लाख, सही है। तो मैंने 15 लाख के हिसाब से गाड़ी निकलवा ली, ठीक है। एक हफ्ते बाद, लेटेस्ट से एक हफ्ते बाद सुजुकी कंपनी ने इस गाड़ी की प्रोडक्शन रोक दी, मार्केट में इस गाड़ी की शॉर्टेज हो गई। अचानक से इस गाड़ी की क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई। तो आपको पता है जब भी किसी चीज की शॉर्टेज होती है, जब भी किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, उसकी प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वो 15 लाख की गाड़ी हो गई 18 लाख की, वो 15 लाख की गाड़ी हो गई 18 लाख की। अब मुझे बताओ मैं खुश होऊंगा या बैंक खुश होगी? मैं खुश होऊंगा या बैंक खुश? मैं खुश होऊंगा, क्यों? मैंने बैंक से 15 लाख के हिसाब से एग्रीमेंट करके गाड़ी निकलवाई है। मैंने बैंक से 15 लाख के हिसाब से एग्रीमेंट करके गाड़ी निकलवाई है और गाड़ी हो गई है कितने की, 18 लाख की। गाड़ी हो गई है 18 लाख रुपए की, गाड़ी हो गई है। हाँ, तो इसका मतलब जो भी, एक मिनट इधर देखें, जो भी रिवॉर्ड मिला, जो भी रिवॉर्ड मिला वो किसको मिला, वो लेसी को मिला। जो भी रिवॉर्ड मिला वो लेसी को मिला। जो भी रिवॉर्ड मिला वो लेसी को मिला, सही है। सेकंड सेकंड एग्जांपल, वो एग्जांपल वापस से देता हूं। अब वंस अगेन मैंने 15 लाख के हिसाब से ऑल्टो वीएक्सआर निकलवा ली। मैंने 15 लाख रुपीस के हिसाब से जो उसकी कंट्रोल प्राइस थी ऑल्टो वीएक्सआर निकलवाई। लेकिन अल्लाह की शान, एक हफ्ते बाद ही, ठीक एक हफ्ते बाद अचानक से कंपनी ने नया मॉडल लॉन्च कर दिया। कंपनी ने ऑल्टो का नया मॉडल लॉन्च कर दिया। तो हम सबको पता है जब नया मॉडल लॉन्च होता है तो पुराने मॉडल की प्राइस एकदम गिर जाती है। जब न्यू मॉडल लॉन्च होता है तो पुराने वाले की प्राइस एकदम क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो पुराना मॉडल एकदम हो गया, एकदम 12 लाख रुपए का हो गया। तो जो गाड़ी मैंने 15 लाख रुपए की ली थी वो एकदम 12 की हो गई। अब आप मुझे बताओ आंसू मेरे निकलेंगे या बैंक के निकलेंगे? आंसू मेरे निकलेंगे या बैंक के निकलेंगे? मेरे निकलेंगे, क्योंकि मैंने एग्रीमेंट 15 के हिसाब से किया हुआ है। मैंने बैंक से 15 के हिसाब से एग्रीमेंट किया है, मुझे पेमेंट 15 के हिसाब से करनी है, लेकिन गाड़ी 12 की हो गई है। तो इसका मतलब जो रिस्क हुआ ना, वो रिस्क भी मेरा ही हुआ, रिस्क भी लेसी का हुआ। तो बेटा इन शॉर्ट मैंने आपको साबित कर दिया कि in finance lease significant risk and reward of asset has been transferred to lessee। सारे मेजर रिस्क एंड रिवॉर्ड उस गाड़ी के कौन बेयर करता है? लेसी बेयर करता है। हाँ, हाँ जी। लेकिन ये मत भूलना, फाइनेंस लीज में जब आप बैंकिंग चैनल के थ्रू गाड़ी निकलवाते हो ना, तो बेटा उसके पेपर्स बैंक के पास रहते हैं। नहीं, गाड़ी बैंक के नाम होती है, लेसर के नाम होती है, लेसी के नाम नहीं होती। लेसी के नाम कब होगी? जब वो 5 साल बाद पूरी पेमेंट करेगा, ठीक है, राइट।
अब यहां पर एक बहुत बड़ा फड्डा क्रिएट हुआ। फड्डा सुनो भाई, ये गाड़ी किसकी बुक्स में रिकॉर्ड होगी? अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से ये गाड़ी किसकी बुक्स में रिकॉर्ड होगी? देखो, इस गाड़ी का लीगल ओनर कौन है? इस गाड़ी का लीगल ओनर कौन है बेटा? लीगल ओनर है लेसर यानी बैंक। बेटा गाड़ी के पेपर बैंक के नाम पे हैं। गाड़ी के पेपर बैंक के नाम पे, यानी लीगल ओनर बैंक है। और इन इकोनॉमिक रियलिटी सब यहां देखें, इन इकोनॉमिक रियलिटी इस गाड़ी के रिस्क एंड रिवॉर्ड और सारी चीजें कौन बेयर कर रहा है? लेसी बेयर कर रहा है। इन इकोनॉमिक रियलिटी गाड़ी के रिस्क एंड रिवॉर्ड कौन बेयर कर रहा है? लेसी बेयर कर रहा है। तो भाई अब यहाँ एक फड्डा क्रिएट हुआ। भाई ये गाड़ी किसकी बुक्स में रिकॉर्ड होगी? तवज्जो से सुनना, ये लेसर की बुक्स में रिकॉर्ड होगी या लेसी की? लीगल ओनर तो लेसर है, गाड़ी नाम पे तो लेसर की है, लेकिन अंदर का सच है कि सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड तो लेसी पे ट्रांसफर हो गए। तो अब यहाँ बीच में सब्सटेंस ओवर फॉर्म आया। अब यहाँ बीच में सुकून से सुने, सब्सटेंस ओवर फॉर्म आया और उसने क्या बोला? ये देखो, ये इसकी whenever there is a clash between legality and economic reality of a transaction, whenever there is a clash between legality and economic reality of a transaction, economic reality will prevail, economic reality will prevail। तो भाई ये लेसी की बुक्स में रिकॉर्ड होगी, ये ट्रांजैक्शन लेसी की बुक्स में रिकॉर्ड होगी, लेसी की बुक्स में रिकॉर्ड होगी। याद रखना, फाइनेंस लीज में एसेट लेसी की बुक्स में रिकॉर्ड होगा। तो ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है कि बेशक वो एसेट लेसी के नाम पे नहीं होता, लीगली लेसी के नाम पे नहीं होता, लेकिन इन इकोनॉमिक रियलिटी अंदर का सच ये है कि मालिक लेसी बन चुका है। अंदर का सच ये है कि मालिक लेसी ही बन चुका है। अब जरा इंटरेस्टिंग गुफ्तगू शुरू हो रही है यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू हो रही है। आप सुने, कुछ बच्चे जब ये पढ़ते हैं ना तो वो स्टिल यकीन नहीं करते, वो कहते हैं नहीं यार। कुछ बच्चे यहाँ तक पढ़ने के बाद बोलते हैं नहीं नहीं यार स्टिल, इधर देखें बच्चे बोलते हैं कि सर स्टिल यार लेसी की बुक्स में क्यों रिकॉर्ड हो रहा है? तो मैंने कहा मैं तुम लोग को एक ऐसी मिसाल देता हूँ, एक ऐसा किस्सा सुनाता हूँ कि आपने वो मूवीज देखी हैं जिसमें कोर्ट केसेस होते हैं। कुछ मूवीज में कोर्ट केसेस होते हैं और अचानक से एक ऐसा सबूत आता है कि खुद कातिल मुंह से बोल पड़ता है, हाँ भाई मैंने कत्ल किया था। वो ऐसा होता है ना मूवीज में, अचानक से लॉयर उगलवा लेता है, लॉयर अचानक से उगलवा लेता है कातिल कौन है। तो ऐसा ही मैं आपको एक केस बना के देता हूँ जिसमें आपको नजर आ जाएगा कि ओनर कौन है। ठीक है, अज्यूम करते हैं, एक एजम्पशन है कि जो मेरे पास इस वक्त गाड़ी है वो मैंने समिट बैंक से फाइनेंस लीज पे ली हुई है। जो मेरे पास इस वक्त गाड़ी है वो मैंने समिट बैंक से फाइनेंस लीज पे ली हुई है, सही है। और अज्यूम करते हैं तुम लोग अभी फिजिकली हमारे कैंपस में अभी हमारे कैंपस में क्लास लेने आए हो। अभी हमारी क्लास कैंपस में हो रही है, ठीक है। अब क्लास एंड हुई, सुने, क्लास एंड हुई तो हम सब नीचे रोड पे आ गए। हम सब नीचे रोड पे आ गए जहां मेरी गाड़ी भी खड़ी होती है, सही है। तो तुम लोग भी तफरीयों में लगे हुए हो, मैं भी वहां ऐसी तफरीयों में लगा हुआ था, और समिट बैंक का डायरेक्टर भी कहीं सामने कहीं खड़ा था, ठीक है। अचानक से अल्लाह ना करे एक गाड़ी आई और उसने मेरी कार को हिट किया। मैंने फाइनेंस लीज पे गाड़ी ली हुई थी समिट बैंक से, सही है। अचानक से एक गाड़ी आई और उसने मेरी कार को हिट की, तो सब वहां खड़े होंगे ना, तो इतने में मेरी सबसे पहले चीखें मेरी निकलेंगी, सबसे पहले चीखें मेरी निकलेंगी। मैं बोलूंगा मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी। समिट बैंक के डायरेक्टर को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, उसको तो मुझे फिक्स पेमेंट करनी है, मैंने तो उसे फिक्स पेमेंट करनी है, तो उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको क्या फर्क पड़ता है? और तुम लोग तो हो ही तफरीबाज, तुम लोग तो वहां ऐसे ही हंसते रहोगे। उसी वक्त जो चीखें निकलेंगी मेरी गाड़ी, क्योंकि मुझे पता है यार कि मैंने एग्रीमेंट कर लिया है बैंक से, मुझे हर हाल में फिक्स पेमेंट्स करनी है, मुझे हर हाल में फिक्स पेमेंट्स करनी है। तो अब अगर गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से वैल्यू गिर गई तो ये नुकसान मेरा है, गाड़ी की एक्सीडेंट की वजह से वैल्यू गिर गई तो नुकसान मेरा है। तो देखो आपको महफिल में नजर आ गया ना कि ओनर कौन है। तो यही यही तो स्टैंडर्ड कह रहा है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अब असलियत में ओनर कौन बन चुका है? लेसी बन चुका है। असलियत में ओनर लेसी बन चुका है, असलियत में ओनर लेसी बन चुका है, राइट। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है? whenever there is a clash between legality and economic reality of a transaction, economic reality will prevail, economic reality will prevail। हाँ जी, हाँ जी, समझ गए बात? बात समझ गए? बेटा बात समझ गए, बताएं। बाकी लोग भी बताएं, सब बताएं, सब सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, सबसे पूछ रहा हूँ। सब सब बताएं, बाकी लोग भी जवाब दें बेटा, कोई नाराज, कोई उससे छोटे थोड़ी हो जाओगे।
सही बोल रहा है, एक बच्चा कह रहा है जिसके आंसू उसका एसिड। वेरी गुड, जबरदस्त। हाँ जी। इस पर मुझे एक किस्सा याद आ गया, शेयर करता हूँ, थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। मैंने आप लोग मेरी फेसबुक पे अभी अभी कुछ बच्चे ऐड हुए होंगे एक आध साल से, तो वो क्या कहते हैं, बड़ा जबरदस्त, एक मैंने आज से 4 साल पहले एक पिक्चर शेयर की थी, बड़ी एक ऐसे ही तफरी पिक्चर थी, तफरी के तौर पे ही लोग ले रहे थे उसको। वो इस तरह की पिक्चर थी कि ऐसे ही, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा हुआ था कि एक लेडी थी जो पर्दा कर रही थी बाकायदा। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो अरब वगैरह की साइड पे कि लोग इतने स्किन फिटेड बुरके पहनते हैं ना, जो अबाया होता है वो इतना स्किन फिटेड पहनते हैं कि फिर वो पर्दा नहीं रहता। तो उसमें उसने एक पिक्चर बनाई हुई थी और लिखा हुआ था, इस्लाम टीचेस अस टू कवर नॉट रैप। समझ में आ रही है बात? यानी बज़ाहिर तो वो एक पर्दा, बज़ाहिर तो वो पर्दा था, बज़ाहिर तो वो कह रहे हैं हमने अबाया पहना है, लेकिन उससे अबाया का मकसद पूरा नहीं हो रहा था। अबाया का मकसद पूरा नहीं हो रहा था, तो मैंने उस पिक्चर को शेयर करके ऊपर लिखा था, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ओनली अकाउंटेंट्स कैन अंडरस्टैंड। मेरा, मैं अभी वो पिक्चर ढूंढ के फिर लगाऊंगा फेसबुक पे। तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट सब्सटेंस ओवर फॉर्म की एग्जाम्पल थी। वो एग्जैक्ट सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट की एग्जाम्पल थी कि लीगैलिटी में तो बाहर वो लग रहा था, लेकिन इकोनॉमिक रियलिटी में काम नहीं हो रहा था, जो मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा था। चलो, अब माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने एक थ्योरी के एरिया पे आ रहा हूँ। एग्जामिन होता है, पहले आपको कॉपी करना होगा और फिर इंशाल्लाह हम उस पर डिस्कशन करेंगे। आइए, ये लिखें। यस, दिस इज द न्यू टॉपिक। इसके अंदर सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हिस्ट्री है, बहुत जबरदस्त बातें हैं इसमें, बहुत बहुत ठीक ठाक बातें हैं कि स्टैंडर्ड पैदा कैसे हुए, दुनिया में कैसे आए, क्या वजह थी, सब कुछ। लिख लिया?
पिलर्स है, पिलर्स पिलर्स पिलर्स। चलो ये लिखो, लिखो। कर लिया, बोलो।
लिख लिया? आगे लिखें, आगे लिखें। लिख लिया? बोलो। और लिखें आगे, और लिखें, और लिखें, और लिखें, और लिखें।
कर लिया? चलेगा? पूछो मालिक है। कर लिया? फरमाइए। कर लिया? चलो बात सुनिए। देखिए, सीधी सी पहले पहले सीधी सी एक बात सुनो। आप लोगों ने अपनी लाइफ में कॉस्ट अकाउंटिंग भी काफ़ी हद तक पढ़ी हुई है, और यहाँ आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ बुनियादी फ़र्क, कुछ बुनियादी डिफरेंसेस आप लोगों को बताए गए थे। अब ज़रा इन्वॉल्व होके सुनना भाई, लिखने का टाइम दे दिया, अब सुनना, सिर्फ सुनना। कॉस्ट अकाउंटिंग घर की खेती है, करना है करो, नहीं करना नहीं करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। कितने इदारे नहीं करते, शायद हमारा इदारा भी कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करता। पर यूनिट कॉस्ट हमें भी नहीं पता बच्चों की क्या है, हम लोग नहीं निकालते ये, अल्लाह तवक्कल चल रहा है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना ज़रूरी है लिमिटेड कंपनीज के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग करना ज़रूरी नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिमिटेड कंपनी पर फ़र्ज़ है, सही है। दूसरा फ़र्क, कॉस्ट अकाउंटिंग ना तो करना ज़रूरी है, कॉस्ट अकाउंटिंग ना तो करना ज़रूरी है, और अगर करना भी है तो अपनी मर्ज़ी से करनी है, अपनी मर्ज़ी से करनी है। मैनेजर बोले पत्तों पे लिख के आओ, पत्तों पे लिख के ले आना, कागज़ पे लिख के ले आओ, कागज़ पे वर्टिकल बैलेंस शीट बना दो, हॉरिजॉन्टल, जो मैनेजर बोले आगे से जवाब देना, हुकुम, 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 और कुछ नहीं, उसकी मानना। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हुए सिर्फ मैनेजमेंट की नहीं, मैनेजर की नहीं सुनना, बल्कि उसके लिए स्टैंडर्ड्स हैं, उसके लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स हैं। एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिसको फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक्सटर्नल वर्ल्ड को रिपोर्ट कर रहे हो। अगर आपने अपनी मर्ज़ी के रूल्स बनाए तो आप फ्रॉड कर जाओगे। आप अपनी मर्ज़ी के रूल्स बनाओगे तो फ्रॉड हो जाएगा। तो अब इस पे कुछ रूल्स, रेगुलेशंस जो मार्केट में फॉलो होते हैं वो आपने रखने, सही है? राइट? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रूल्स, रेगुलेशंस फॉलो, एक्सटर्नल रूल्स फॉलो होंगे, जो सेट हो चुके हैं। अब उन्हीं रूल्स को मैंने यहाँ लिख दिया, पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। समझ लो पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में हम जो कुछ पढ़ते हैं, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में से जो भी पढ़ते हैं ना, वो हमें दो जगह से हमें मालूमात मिलती हैं। यानी ये इस इन दो पिलर्स के ऊपर पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग खड़ी है। एक का नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, और एक तरफ लिखा है मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक तरफ लिखा है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और एक तरफ लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? ये फ्रेमवर्क जनरल गाइडलाइंस है। ये फ्रेमवर्क जनरल गाइडलाइंस है, जनरल गाइडलाइंस है। इसके अंदर सारे वो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़े थे, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, गोइंग कंसर्न, याद है?
एक्रूवल्स कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो ये सारी गाइडलाइंस आपको देता है अकाउंटिंग की, जनरल गाइडलाइंस देता है। ओके, इट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा इन्वॉल्व हो समझ जाएंगे। बचपन में तुम लोग पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते थे, याद है? तो ग्रेड 9 में पाकिस्तान स्टडीज के रट्टे लगाते थे, चल चल के याद करते थे, करके पूरे सारे पाकिस्तान स्टडीज याद करते थे। तो पाकिस्तान स्टडीज में मेरी तरफ प्लीज, पाकिस्तान स्टडीज में तुम लोगों को 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाई जाती थी ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? वो जनरल गाइडलाइंस थी कि जिसको सामने रखते हुए लॉ बनाया जाएगा। सही है, आइन जिसको हम बोलते हैं। लेकिन लेकिन इसके बरक्स फिर आप लोगों ने पढ़ा था स्पेसिफिक लॉज। फिर स्पेसिफिक लॉ जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक खास लॉ है, इसी तरह वुमेन्स राइट्स एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, हाँ राइट। तो ये सारे डिफरेंट एक्ट्स हैं जो फिर वो सेपरेट है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनरल है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जनरल है। यही फर्क है। देखो, एक तरफ मैंने लिखा है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और एक तरफ लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक तरफ लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आर जनरल गाइडलाइंस लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर लाइक स्पेसिफिक गाइडलाइंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिक गाइडलाइंस है। मसलन सुनो, अगर कभी इन्वेंटोरी में आके फंसोगे, इन्वेंटोरी की मालूमात हासिल करनी, तो IS2 खोलना, वो प्योर इन्वेंटोरी का खास बात करता है। कभी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बात करनी हो तो IS16 खोल लेना। कभी प्रोविजंस कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट में बात करनी हो तो IS37 खोल लेना। इसी तरह इनटेंजिबल एसेट तुम तो पढ़ चुके हो, इनटेंजिबल एसेट पे बात करनी हो तो IS38 खोल लेना। सही। तो देखो ये फर्क क्या है। Conceptual framework is basically general guidelines. Conceptual framework general guidelines है, it's like constitution, सही है। जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? स्पेसिफिक मसलों का हल, लाइक स्पेसिफिक लॉज। तो इन्वेंटरी के ऊपर IS2 का लॉ है आपका। देयर इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर IS16 है। IS37 किसके ऊपर है? प्रोविजंस कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स, याद है? इसी तरह इंटेंजिबल एसेट के लिए 38 है। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड के ऊपर IS30, वो IS10 है। फिर रेवेन्यू वाला स्टैंडर्ड तुम लोगों को थोड़ा सा पढ़ाया था, वैसे तो तुम्हारे कोर्स में इतना नहीं है, याद है? IFRS 15। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस। अब आज की जो बची हुई क्लास है उसमें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बात करते हैं। देखें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो तरह के होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद भी दो तरह के होते हैं। एक होता है, ये देखें, एक होता है लोकल गैप, एक होता है लोकल, बेटा ये देखें, एक होता है लोकल गैप। गैप का मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। फिर बोल रहा हूँ लोकल गैप यानी लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और एक होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। एक होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सुनो, समझ लो कि जब दुनिया में IFRS नहीं आया था, इन्वॉल्व होना, जब दुनिया में IFRS और IS नहीं आया था, तब दुनिया में हर मुल्क का अपना अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था। समझ लो, पाकिस्तान का खुद का स्टैंडर्ड था, इंडिया का अलग था, बांग्लादेश का अलग था, अमेरिका का अलग था, UK का अलग था। हर मुल्क के अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, सही है। फिर दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ आई, एक प्लेटफॉर्म की तरफ आई। तो फिर इंटरनेशनल, देखो IFRS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS, सही। तो जरा सोचें, पहले हर मुल्क में अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे जिसको हम बोलते हैं लोकल गैप। अपने खुद के अकाउंटिंग, हर मुल्क का अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको क्या बोलते हैं? लोकल गैप। क्या बोलते हैं? बोलो, लोकल गैप। और अब दुनिया में क्या है? IFRS है। अब दुनिया में IFRS है, सही है। IFRS का मतलब पूरी दुनिया एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे काम करे। यानी तुम लोग इस वक्त कराची में बैठ के पढ़ रहे हो, तो तुम लोग भी सुनो, कराची में IFRS पढ़ रहे हो। जो लोग इंडिया में बैठे हुए हैं वो भी IFRS पढ़ रहे हैं। जो लोग UK में बैठे हैं, सब पूरी दुनिया में एक ही चीज, बिल्कुल यही चीज पढ़ रही है। सीधी बात है, ये मेरा कोर्स जो है, ये दुनिया के कितने मुल्कों में चलता है इस वक्त? मैं हर अगले मुल्क में हूँ। हमारे पार्ट 2 पार्ट 3 कोर्सेज हर अगले मुल्क में, तो वो यही सेम कोर्स है। हाँ, तो इसका मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाद अब सब एक ही चीज पढ़ रहे हैं, सब एक ही चीज पढ़ रहे हैं। तो अब देखो, सबसे पहले एक जनरल बहस करता हूँ। क्या है जनरल बहस? वो ये है, वाई IFRS दुनिया को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी?
दुनिया को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चला लेते। बेटा दिल से पढ़ना, बार बार कह रहा हूँ, दिल से पढ़ना, मेरा पीछा करो। मुझे वो, आपने कभी शिकार किया है? शिकार शिकारी शिकार को देखता है कैसे देख रहा होता है, ये बिल्कुल हिलता ही नहीं है, हिलता ही नहीं है, ऐसे देख रहा होता है, ऐसे देख रहा होता है। शिकारी शिकार को ऐसे देख रहा होता है, वो कहीं और। तो आप लोग मेरा शिकार करो बस, मुझे इस तरह देखो जैसा मेरा शिकार कर रहे हो, बिल्कुल तवज्जो ना हटे। सही। नाउ यार, दुनिया में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या जरूरत पड़ गई? तो पहली वजह जॉब्स क्रिएशन। पहली वजह क्या है? जॉब्स क्रिएशन। कि भाई, अब तुम यहाँ बहादुराबाद की गली में बैठ के आईएफआरएस पढ़ लो तो तुम्हें पूरी दुनिया में जॉब मिल जाएगी यार। तुम हर जगह तुम चलाओ, तुम कारतूस बन जाओगे यार। तुम हर जगह चलोगे, तुम हर जगह चलोगे, तुम ऐसे हो जाओगे, तुम ऐसा बॉम्ब बन जाओगे कि तुम हर जगह तुम काम कारामद होगे। तो इससे जॉब्स क्रिएट होती हैं, और वाकई होती हैं। देखो, मैं इस वक्त यहाँ मैंने आईएफआरएस किए हुए, तो मैं आईएफआरएस का लेक्चर देता हूँ, तो मैं यहाँ से बैठ के कितने मुल्कों में पढ़ा लेता हूँ ना। नहीं समझे ना? हर मुल्क का बच्चा मेरे से कनेक्ट हो जाता है, तो मुझे इस आईएफआरएस की वजह से तो मुझे फायदा हो रहा है। अगर जरा सोचो, दुनिया में हर मुल्क के अपने अपने स्टैंडर्ड होते, तो मैं कितने लेक्चर रिकॉर्ड करता। मैं इंडिया के लिए अलग कर रहा होता, उसके पागल हो जाता मैं तो यार। सोचो, नहीं समझे? तो इससे मुझे भी फायदा हो रहा है। मेरी अपनी एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूँ। नंबर टू, ग्लोबलाइजेशन। भाई, अब दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गई, अब दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गई, ग्लोबल ग्लोबल विलेज बन गया, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया, राइट? ओके, सब कनेक्टेड हो गए। तो कनेक्टेड होने के लिए सबको एक जैसी अकाउंटिंग करना जरूरी थी। नंबर तीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिलियन डॉलर पॉइंट, इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट एनीवेयर, मोर इन्वेस्टमेंट फ्लोज। सुनो भाई, जरा पुराने दौर में जाओ। मैं एक पाकिस्तानी था, पुराने दौर में चलो। मैं पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी को सिर्फ पाकिस्तानी स्टैंडर्ड आते थे, इंडियन को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपका देश बांग्लादेशी को बांग्लादेशी, वियतनाम वाले को वियतनाम के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जरा सोचो, बोलने देना यार। मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे सिर्फ पाकिस्तानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते थे, तो मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड कर सकता था ना। मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड कर सकता था, पाकिस्तानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड कर सकता था। मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड कर सकता था। इसका मतलब मैं सिर्फ पाकिस्तान की कंपनीज में इन्वेस्ट करता था, क्योंकि मुझे सिर्फ पाकिस्तानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते थे। तो मैं पाकिस्तानी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही समझ सकता था। सही। तो जरा सोचो, दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स कितनी रिस्ट्रिक्टेड होंगी, कि मैं सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता था, इंडिया वाले अपने मुल्क में, सब हर बंदा अपने अपने मुल्क में। लेकिन अब क्या है? अब पूरी दुनिया की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएस आईएफआरएस से बन रही है। अब पूरी दुनिया की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएस आईएफआरएस से बन रही है। तो अब बेटा, मैं यहाँ से बैठ के न्यूयॉर्क मार्केट में, मैं हर जगह इन्वेस्ट कर सकता हूँ, यूके की मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और मुझे तमाम की तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आएगी। तो इससे इन्वेस्टमेंट फ्लोज बढ़ जाते हैं, इससे इन्वेस्टमेंट फ्लोज बढ़ जाते हैं। नहीं समझे? अब चौथी और सबसे जबरदस्त एग्जांपल जो तुम्हें मैंने सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया था, और बहुत तफसील से पढ़ाया था, खत्म ही नहीं हो रहा था। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन। याद देखें यार, ये पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी मिसाल के तौर पे है यूके में, सही है, और ये एस कंपनी है, समझ लो ये है पाकिस्तान में। ऐसा बहुत रूटीन है। हाँ भाई, हमारे मुल्क में आप जो चारों तरफ कितनी कंपनीज देख रहे हैं, उनकी पेरेंट कंपनीज बाहर हैं, उनकी पेरेंट कंपनीज बाहर हैं, सही है। तो अब जरा पुराने दौर के हिसाब से चलते हैं। बताओ, यूके के स्टैंडर्ड्स अलग थे, यूके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग थे, पाकिस्तान के अलग थे, सही। तो अब पेरेंट कंपनी के ऊपर याद है कंसोलिडेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। पेरेंट कंपनी को हर हाल में कंसोलिडेट तो करना है। तो जरा सोचें एक पल के लिए, पेरेंट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूके वाले स्टैंडर्ड्स के ऊपर है, और सब्सिडरी की पाकिस्तानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर है, तो इनको ऐड करना कितना आसान हो जाएगा। तो करना क्या पड़ता था? पहले दौर में कंसोलिडेशन से पहले पूरी एस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना होता था। पूरी एस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से पेरेंट कंपनी कन्वर्ट करती थी। आंसू निकाल देने वाला मरहला, इतना तकलीफ दे मरहला, इतना काम काज वाला मरहला। इतनी मेहनत करो और उसके बाद कंसोलिडेशन करो। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब पेरेंट कंपनी भी आईएफआरएस अप्लाई कर रही है, सब्सिडरी भी आईएफआरएस अप्लाई कर रही है। तो बस सब एक जैसे हैं, ठक 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 एडिंग टुगेदर कर देना, ठक 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 एडिंग टुगेदर कर देना। हाँ जी। नंबर टू, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन सबसे आसान बात है, पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गई है, एक एक जैसी हो गई है हर जगह।
तो बोला जब हम सब ने हाथ मिला लिए तो हम एक ही जैसी अकाउंटिंग करें ना। ये जॉब्स वाले पॉइंट का मतलब ये है कि जॉब लेना इजी हो जाएगा आपके लिए, जॉब लेना इजी हो जाएगा आपके लिए भाई। जैसे एक बार तुमने अब आईएफआरएस पढ़ लिए तो पूरी दुनिया के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल गए। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बोलूं, आज अगर तुम एसीसीए में से आईएफआरएस निकाल दो, एसीसीए कचरा हो जाएगा, कचरा पान बन जाएगा। पान खाया कभी? एसीसीए की वैल्यू क्यों है? आईएफआरएस है उसमें। आईसीडब्ल्यू की वैल्यू क्यों है? आईएफआरएस है उसमें। आई कैप की वैल्यू क्यों? आईएफआरएस है। आईएफआरएस को उठा के फेंक दो, ये पान पान बन जाएगा। पान खाया कभी? सीधी बात है। तभी तुम लोग को हमेशा बोलता हूँ कि ये F3 के साथ मजाक नहीं करा करो। F3 और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के साथ मजाक नहीं करा करो। ये यही वो चीजें हैं जिसके लिए तुम ये क्वालिफिकेशन कर रहे हो। यही वो चीजें जिसकी वजह से क्वालिफिकेशन चल रही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही तो असल इसमें गेम है पूरी। तभी मैं अक्सर बच्चों को बोलता भी हूँ कि मैं मेरे जो एडवांस कोर्सेज हैं वो मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को थोड़ी देता हूँ। यानी सिर्फ एक बच्चा SBR या P2 पढ़ रहा है वो थोड़ी मुझसे लेता है कोर्स। ऐसे लोग भी लेते हैं जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज से 10 साल पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी की थी। तो अब 10 साल में कितने नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए तो वो भूल जाते हैं। तो वो सब रिवीजन पर्पस के लिए भी लेते हैं, क्योंकि कंपनीज में इतना अप्लाई होता है। और अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती और आप जॉब कर रहे हो तो आपकी एकदम बेइज्जती हो जाती है। चलो, अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये ISIFRS दुनिया में कब पैदा हुए थे, दुनिया में लॉन्च कब हुए थे? तवज्जो तवज्जो तवज्जो। देख लो देख लो देख लो देख लो, पढ़ लो। लिखा हुआ है IS एंड IFRS लॉन्च इन 1973। ये 1973 में लॉन्च हुए थे, तवज्जो। और जब ये लॉन्च हुए थे तो इनिशियली इनिशियली दुनिया में फकत फकत सिर्फ कुछ 5-6 कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट किया था। इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में से सिर्फ 5-6, इतनी बड़ी दुनिया में से सिर्फ 5 और 6 ममालिक ने इसको एक्सेप्ट और अडॉप्ट किया था। 5-6 ममालिक ने इसको अडॉप्ट किया था। इधर देखें, यहाँ देखें, 5 या 6 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया था, जिसमें से आपका मुल्क भी था, पाकिस्तान भी था। पाकिस्तान ने IFRS और IS को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया था, सही है। तभी पाकिस्तान के बारे में एक बात मशहूर है कि हमारे यहाँ के जो अकाउंटेंट्स हैं ना वो दुनिया में माने जाते हैं। क्योंकि जरा सोचो, 1973 गिनो, 1973 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉन्च हुआ था और आज चल रहा है 2020। आज समझ लो 2020 के करीब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो 1973 से लेके अगर आज तक आप टाइम लगाए ना, तो ये करीब 47 ईयर्स होते हैं। ये करीब 47। तो हमारे यहाँ जो बाबे शाबे काम कर रहे हैं ना, उनके पास 47 ईयर्स का एक्सपीरियंस है IS IFRS का। जबकि कनाडा में, देखो मैंने यहाँ लिखा है, कनाडा में IFRS लॉन्च हुए हैं, अडॉप्ट हुए हैं 2012 में, मई 2012 में करीब अडॉप्ट हुए हैं। तो कैनेडियन लोगों के पास सिर्फ 8 साल का एक्सपीरियंस है, अपने बाबे शाबों के पास 47 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो यार हमारे लोग माने जाते हैं, IFRS में हमारे लोग हमेशा माने जाते हैं, हमारे यानी कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट है। इवन इंडिया में अभी 2017 में, इंडिया में अभी 2 साल पहले इंडिया वालों ने अडॉप्ट किए हैं, सही है। तो पाकिस्तान की एक बहुत जबरदस्त हिस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ IFRS। अब यहाँ पर एक सवाल रेस हुआ, हैंड, एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, बोला भाई, मैंने कहा क्या? बोला यार ये बताओ, व्हाई द होल वर्ल्ड, देखो मैंने सवाल पूछा हुआ है, व्हाई द होल वर्ल्ड डिड नॉट एक्सेप्ट IFRS, अडॉप्ट IFRS इन 1973 व्हेन IFRS वाज लॉन्च्ड। जब IFRS लॉन्च हुआ था, मेरी तरफ, जब IFRS लॉन्च हुआ था तो डे वन से पूरी दुनिया ने क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लिया? जब IFRS लॉन्च हुआ था तो डे वन से पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लिया? अब इसके जवाबात सुने। पहला जवाब, डिफरेंस बिटवीन लोकल गैप एंड IFRS वर टू मच। सामने देखना, ये बहुत बहुत ही जबरदस्त बात है ये भाई। हर मुल्क के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। जब IFRS नहीं आया था तो हर मुल्क के अपने लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, जिनको लोकल गैप बोलते हैं। जब IFRS नहीं आया था तो हर मुल्क के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, जिसको बोलते हैं लोकल गैप, सही है। तो अब जरा सोचो एक मिनट, मेरे मुल्क का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस लेवल का है और IFRS इस लेवल का है।
तो अगर मेरे देखो, मेरे वीडियो को देखो, मेरे मुल्क का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस लेवल का और आईएफआरएस इस लेवल का है। तो अगर सामने देखें, अगर मैंने अपने मुल्क में आईएफआरएस अप्लाई कर ली तो मुझे एकदम एकदम इतना बड़ा चेंज लाना पड़ेगा। जब मुझे अपने मुल्क में इतना बड़ा चेंज लाना पड़ेगा तो मेरे मुल्क की तो ऐसी तैसी नहीं हो जाएगी। मेरे मुल्क क्या मेरा मुल्क इतना बड़ा चेंज बर्दाश्त कर सकता है? क्या मेरा मुल्क इतना बड़ा चेंज बर्दाश्त कर सकता है? ज़रा सुनो, क्या मेरा मुल्क इतना बड़ा चेंज बर्दाश्त कर सकता है? हाँ, नहीं कर सकता ना। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया। बच्चे ने कहा समझ नहीं आई बात। मैंने कहा समझाता हूँ, दिल से पढ़ना। समझ लो, मेरे मुल्क के लोकल स्टैंडर्ड सामने सामने मेरे मुल्क के लोकल स्टैंडर्ड में रिसर्च कॉस्ट एसेट है। यार अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था ना कि IS 38 में बढ़ाया था कि रिसर्च कॉस्ट एक्सपेंस है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है? इधर देखो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि रिसर्च कॉस्ट एक्सपेंस है। लेकिन समझ लो, मेरे मुल्क के जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, मेरे मुल्क के जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, वो कहते थे रिसर्च कॉस्ट को कैपिटलाइज करो, यानी एसेट रिकॉर्ड कर लो, रिसर्च को एसेट रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, जरा सुनते रहें। अब क्या हुआ? इधर तो देखें, अब क्या हुआ? अगर मैं आईएफआरएस अडॉप्ट कर लेता हूं, ये मेरे लोकल स्टैंडर्ड है जो बोलता है रिसर्च एसेट है, मेरे लोकल स्टैंडर्ड बोलते हैं रिसर्च एसेट है, दिल से पढ़ो। अगर मैं अभी आईएफआरएस अडॉप्ट कर लेता हूं, तो आपने आईएफआरएस इतना तो पढ़ लिया है कि IS 38 कहता है कि रिसर्च कॉस्ट एक्सपेंस है। रिसर्च कॉस्ट क्या है? एक्सपेंस है। तो अब जब मेरे मुल्क के एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड बोलते थे कि रिसर्च एसेट है, तो हमारी कंपनीज ने, हमारे मुल्क की कंपनीज ने करोड़ों रुपए का रिसर्च एसेट जमा किया हुआ होगा। करोड़ों रुपए का रिसर्च एसेट उनकी बैलेंस शीट में नजर आ रहा होगा। और हम जैसे ही आईएफआरएस पे शिफ्ट होंगे, एकदम आईएफआरएस बोलेगा इसको एक्सपेंस बुक करो, एकदम आईएफआरएस बोलेगा इसको एक्सपेंस बुक करो। तो यार जब करोड़ों अरबों रुपए के रिसर्च एसेट एक सेकंड में एक्सपेंस बुक होगा, करोड़ों अरबों रुपए का रिसर्च एसेट एक सेकंड में एक्सपेंस बुक होगा, तो हमारे पीएनएल की ऐसी तैसी नहीं हो जाएगी। जब हमारे पीएनएल की ऐसी तैसी हो जाएगी, इतना बड़ा एक्सपेंस पीएनएल में गिरेगा तो हमारे प्रॉफिट्स गिर जाएंगे। जब हमारे प्रॉफिट्स गिर जाएंगे, तवज्जो, जब हमारे प्रॉफिट्स गिर जाएंगे तो हमारा ईपीएस वगैरह सब गिर जाएगा, तो हमारी स्टॉक मार्केट की भी ऐसी तैसी नहीं हो जाएगी, हमारी शेयर प्राइसेस की। तो यार ये कोई मजाक बात नहीं है। आईएफआरएस अडॉप्ट करने की वजह से आपकी इकोनॉमी एकदम शेक होती है। आप दूसरे स्टैंडर्ड पे हो और आप आईएफआरएस अडॉप्ट कर रहे हो, तो एकदम आपकी इकोनॉमी शेक होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूँ, जब कुछ सालों पहले जापान ने आईएफआरएस अडॉप्ट किया था, तो उसका जीडीपी 4% गिर गया था, उसका जीडीपी 4% हिल गया था। तो आईएफआरएस अडॉप्ट करना इतना मजाक नहीं होता। ठीक है, तो देखो, पहली बात, क्वेश्चन पढ़ लो। क्या है क्वेश्चन? ये रहा, वाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या है? Why the whole world did not adopt IFRS in 1973? पहले पहला वजह क्या है? डिफरेंस बिटवीन लोकल गैप एंड आईएफआरएस वर टू मच। अब आपके स्टैंडर्ड में और आईएफआरएस में बहुत फर्क था, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और आईएफआरएस में बहुत ज्यादा फर्क था। ओके, दूसरा, इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए। भाई, ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ना, आप जरा आगे जाके इसको तफसील से पढ़ोगे अगर कभी किताबें पढ़ने का शौक है, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में बहुत सारे लड़के यूएस के बैठे हुए हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जब बोर्ड मीटिंग होती है ना आईएफआरएस बोर्ड्स की, तो उसमें आधे से ज्यादा यूएस के लड़के बैठे हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत लड़के बैठे हुए हैं। तो लोग डरते थे, आपको पता है ना, लोग यूएस से डरते हैं। लोग डरते थे कि अगर हमने आईएफआरएस अडॉप्ट कर लिया, लोग डरते थे कि अगर हमने आईएफआरएस अडॉप्ट कर लिया तो यूएस हमारे मुल्क में घुस जाएगा, यूएस इस बहाने हमारे मुल्क में घुस जाएगा और हमें यूएस को नहीं घुसाना, यानी हमें यूएस की मुदाखलत नहीं चाहिए। ये भी एक परसेप्शन थी लोगों की। और तीसरी वजह कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। तुम लोगों ने F1 पढ़ा हुआ है, सुने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू, यानी पुराने दौरों में 1973 में बोर्ड का स्ट्रक्चर बहुत खराब था, यानी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, ऐसे ही स्टैंडर्ड बन के आ जाता था। तो इसीलिए लोगों को इतना एतबार नहीं था, लोगों का इतना एतबार नहीं था। ओके, तो ये कुछ रीजंस हैं। लेकिन फिर ये इस तीसरे का जवाब मैं आपको दे दूं, और नीचे लिखवाया भी होगा,
2001 में फिर बोर्ड का स्ट्रक्चर रिवाइज हुआ, 2001 में फिर बोर्ड का स्ट्रक्चर रिवाइज हुआ, फिर लाइन लग गई, उसके बाद फिर लाइन लग गई, लोगों ने धड़ाधड़ आईएफआरएस को अडॉप्ट किया। इस वक्त जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस दुनिया में मैं और तुम रह रहे हैं, उसमें 120 से ज्यादा ममालिक में आईएफआरएस आ चुका है। जिस दुनिया में मैं और आप रह रहे हैं, जिस दुनिया में कौन कौन रह रहे हैं, मैं और आप, उसमें 120 से जायद ममालिक में आईएफआरएस अडॉप्ट हो चुका है। नहीं समझे? अब यहां देखें, देखो बेटा, एक बात याद रखना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए दुनिया की बहुत बड़ी मईशत है, इसमें कोई डाउट नहीं, बड़ी मईशत है वो, सही है। अंदर का सच ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने आज तक आईएफआरएस अडॉप्ट नहीं किया, बस ये एक बदमाश है जिसने आज तक अडॉप्ट नहीं किया, आईएफआरएस अडॉप्ट नहीं किया। तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको बोलते हैं यूएस गैप। देखो ये बड़ा मशहूर नाम है, कभी नाम तुम्हें मिलेगा ये, यूएस गैप। यूनाइटेड स्टेट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बोलते हैं यूएस गैप, यूएस गैप बड़ा मशहूर नाम है। यूएस गैप का मतलब अकाउंटिंग, लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यूएस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं यूएस गैप, ओके। और इसके सामने जो एक पूरी जमात है वो आईएफआरएस की है, एक जमात यूएस गैप वाली और एक आईएफआरएस वाली है, सही है। अच्छा, आईएफआरएस का जो बोर्ड है उसको बोलते हैं आईएएसबी, ये बड़ा ये नाम सुना आप पढ़ोगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आईएएसबी, 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 इधर देखें, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। और यूनाइटेड स्टेट्स का जो बोर्ड है ना, यूनाइटेड स्टेट्स का अकाउंटिंग बोर्ड है, उसको बोलते हैं फैसबी। क्या बोलते हैं? फैसबी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये बड़े मशहूर नाम है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बोर्ड को क्या बोलते हैं? आईएएसबी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को क्या बोलते हैं, बोलो? उसको बोलते हैं आईएएसबी। और बेटा यूएस के अमेरिका वाले बोर्ड को क्या बोलते हैं? फैसबी, फैसबी, सही है। अब सामने देखें, अमेरिका ने आज तक अडॉप्ट नहीं किया। पिछले 15-20 साल से अमेरिका टोपी ड्रामे कर रहा है कि डेट देता रहता है, कभी बोलता है मैं 2002 में अडॉप्ट करूंगा, फिर 2006 कर दिया, फिर 2012 कर दिया, फिर 18 किया था, अभी उसको और पोस्टपोन कर दिया है। यानी डिले पे डिले, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चल रही है, तारीख पे तारीख चल रही है भाई, कि हम अडॉप्ट करेंगे, लेकिन अभी तक उसने अडॉप्ट नहीं किया। उसके अडॉप्ट ना करने की एक बहुत बड़ी वजह है जो मैंने आपको भी बताई थी। देखें इधर देखें, यहाँ देखें, मेरे हाथों को देखें, समझ लो अमेरिका का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये रहा, आईएफआरएस ये रहा। अमेरिका और आईएफआरएस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और आईएफआरएस के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। और अगर अमेरिका ने आईएफआरएस अडॉप्ट कर लिया, अमेरिका ने एकदम आईएफआरएस अडॉप्ट कर लिया, तो उसकी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा झटका आ जाएगा, उसकी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा झटका आ जाएगा, झटका आ जाएगा। और वो इतना बड़ा झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई, वो बड़ी इकोनॉमी है, छोटी इकोनॉमी नहीं है। बल्कि हकीकत में अगर अमेरिका में कोई झटका लगता है तो उसके असरात पूरी दुनिया पे आते हैं। अमेरिका में कोई झटका लगता है तो उसकी असरात पूरी दुनिया पे आते हैं बेटा, जरा सोचें। तो अब पिछले कई सालों से, 15-20 सालों से एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, और उस प्रोजेक्ट का ये नाम है, ये देखो, कन्वर्जेंस। उस प्रोजेक्ट का ये नाम है कन्वर्जेंस। यार कन्वर्जेंस का डिक्शनरी में कुछ भी मीनिंग हो, सामने देखें, कन्वर्जेंस का डिक्शनरी में कुछ भी मीनिंग हो, वो भाड़ में गया। मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूं उसका कन्वर्जन का मीनिंग ये रहा, सुनो। मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस हेयर इज, ये रहा इसका मीनिंग, देखो, एलिमिनेटिंग डिफरेंस। इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? कन्वर्जेंस के प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? इधर देखें कि आईएफआरएस, इधर देखें मेरे हाथों को, आईएफआरएस और यूएस गैप में जो फर्क है ना, वो आहिस्ता, इधर देखो, वो आहिस्ता 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 करके कम किया जाए, वो आहिस्ता 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 करके कम कर दिया जाए। और जब बहुत कम फासला रह जाएगा तो एकदम अडॉप्ट कर लेगा, फिर यूएसए अडॉप्ट कर लेगा, वो फिर यूएसए एकदम अडॉप्ट कर लेगा। लेकिन इधर देखें, एक मस्ती सुने, मैं आपको इधर स्क्रीन पे समझाता हूँ, चलो स्क्रीन पे देखो, समझ लो, ये देखें, समझ लो यूएस वाले स्टैंडर्ड यहाँ खड़े हैं और यहाँ आईएफआरएस खड़ा है, ठीक है। ये फासला है, ये बीच में फासला नजर आ रहा है, इस फासले को कम करना है ना, इस फासले को। तो अब एक तरीका तो ये था कि यूएस वाला अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को चेंज करके हमारे करीब आए, हमारे करीब आया आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन यूएस इतना बदमाश है, यूएस इतना बदमाश है, खुद को चेंज नहीं कर रहा,
पिछले कई सालों से आईएफआरएस को बोल रहा है तुम चेंज हो, तुम चेंज हो, तुम चेंज हो और मेरे करीब आओ। तो आईएफआरएस चेंज हो रहा है। जो आईएफआरएस 15 आप लोग पढ़ रहे हो आजकल, आप लोगों ने नया, ये आईएफआरएस 15 भी इसी की एक कड़ी है कि यूएस हमें चेंज करवा रहा है। वो बोल रहा है आप लोग चेंज हो के हमारे करीब आते जाओ। हम चेंज नहीं होंगे, हम चेंज नहीं होंगे भाई, हम तो चौधरी हैं, हम चौधरी हैं, हम चेंज नहीं होते। तुम चेंज हो के हमारे करीब आओ और जब तुम बहुत हमारे करीब आ जाओगे तो हम तुम्हें अपना लेंगे। तो हम तुम्हें अपना लेंगे। यही वजह है कि इतने नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दुनिया में आ रहे हैं, इतने नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दुनिया में आ रहे हैं। ओके, चले आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी ये कल मैं इसको रिवाइज भी कराऊंगा और आपको और अच्छी बातें भी कल बहुत सारी बातें बताएंगे। सही है? ओके, चलें जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।